हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजहर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्यारा सा चैनल लर्न विद फन, जहां हम लोग फिजिक्स को टॉपिक वाइज और बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के बारे में सीख लिया है। और अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई चार्ज है वो अपने अराउंड एक ऐसा जोन क्रिएट करता है जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को अगर लेके आया जाए तो वो क्या फील करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो उसी जोन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम उसके मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करी थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया से जितनी पास कर रही हैं उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बात करते हैं तो यूनिट एरिया से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास होंगी उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई एरिया रख दें और वहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास होंगी उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले लिया और यहाँ से इसमें हमने एक एरिया रख दिया। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से पास होनी चाहिए वो नॉर्मली पास होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये है एरिया और इसका नॉर्मल डायरेक्शन अगर हम ई थोड़ा यहाँ लिख दें और इस एरिया का ये है नॉर्मल डायरेक्शन, इसको हम लोग एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल डायरेक्शन को। और कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल डायरेक्शन सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के नॉर्मली ही पास हो रही है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इनटू एरिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के नॉर्मली पास नहीं हो रही है, ठीक, एक केस देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ये एरिया बनाया, एरिया है ए, ये है इसका नॉर्मल डायरेक्शन, ये हम नॉर्मल डायरेक्शन ले लेते हैं एन कैप। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं कि इस नॉर्मल डायरेक्शन से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए पास हो रही है। ठीक है, एरिया के नॉर्मल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से कुछ एंगल बना रही है थीटा। ठीक, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, नॉर्मल के डायरेक्शन में लेना है, या फिर एरिया का कंपोनेंट ले लेंगे किसके अलोंग, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एंगल थीटा बन रहा है, तो अगर मान लीजिए इस एरिया का हम कंपोनेंट ले लें, इधर एरिया वेक्टर ए ले लें नॉर्मल डायरेक्शन में, एरिया के नॉर्मल, तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें उसका कंपोनेंट लेना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया का कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, अगर अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू लिखें तो इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ। ठीक है, या फिर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई और ये एरिया ले लो। ठीक है, ए हम इसको डॉट प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जब मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें तो cos थीटा के साथ, और
में उसको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो cos थीटा नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है कि डॉट प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और इनटू cos थीटा हो जाता है, और दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू sin थीटा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम लोग फ्लक्स या तो लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली हैं एरिया के तो सिंपली फाई इक्वल टू ई ए, और अगर नॉर्मल डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल थीटा बनाते हुए जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को हम लोग लिखेंगे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आखिर यूनिट क्या होगा। तो हम यहां डिस्कस कर लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट? तो अभी आप देखो फ्लक्स इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाती है न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया की यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब हम एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, लॉ डिस्कस करने वाले हैं, वो है गॉस लॉ। ठीक है, नाम तो काफी सुना होगा आप लोगों ने। हम लोग डिस्कस करेंगे अब गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना जरूरी था। ठीक, गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर या क्लोज्ड एरिया के अंदर इंक्लोज्ड है तो उस एरिया से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज्ड चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको गॉस लॉ को स्टेटमेंट में? ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहां पे हम लिख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस enclosing a charge is 1/epsilon times of the charge। ठीक है, 1/epsilon टाइम्स होगा किसके? चार्ज के। सपोज कीजिए ये एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज इंक्लोज्ड है Q। तो आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होंगी? बाहर की तरफ। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी इस एरिया ए से, इसको एरिया हम ए ले लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन गॉस लॉ कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है इसकी वैल्यू चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगी, या फिर हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि Q/एप्सिलॉन नॉट के टर्म में। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q मतलब Q/एप्सिलॉन नॉट। इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 5। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूले मिल गए। एक तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की वैल्यू गिवन हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं EA, और अगर हमें केवल चार्ज गिवन हो और उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम लोग एक इनक्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं, गॉसियन सरफेस, और देखते हैं उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। तो उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि गॉस ने ऐसी क्या बड़ी बात कह दी, इसको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई चार्ज किसी एरिया के अंदर इंक्लोज्ड है, अगर रेगुलर एरिया है, जैसे मान लीजिए कोई क्यूबिकल सरफेस है
या फिर स्फेरिकल सरफेस है, तो ऐसे केस में हमें एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, और ऐसे केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सरफेस जो है वो इरेगुलर है, किसी भी शेप का हो, तब भी गॉस लॉ क्या है, अप्लीकेबल है। वो चाहे एरिया रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। गॉस लॉ हर जगह अप्लीकेबल है, और ये बताता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। वो एरिया के नेचर, एरिया के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, तो अब थोड़ा सा हम इसे प्रूफ करके देख लेते हैं कि क्या ये जो गॉस ने बात कही है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या सच सही है। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। कंसीडर कर लेते हैं कि एक चार्ज है Q, ठीक, और यहां से अगर r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम यहां देखें, तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। पॉइंट चार्ज है Q, यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है k q अपॉन r स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q की वैल्यू, k की वैल्यू, और ये k अपॉन q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब अगर हमें यहाँ पे गॉस लॉ को प्रूफ करना है, तो हम एक क्लोज सरफेस बना ले r रेडियस का स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, इसका अगर रेडियस है r और हम इसे स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है स्फेयर का सरफेस एरिया। तो अगर हम इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें इस मेथड से, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है E इंटू ए। ठीक, और यहां से चार्ज रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ ये सरफेस क्या हमेशा क्या होती है, नॉर्मली होती है, तो हमें यहाँ cos थीटा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर, और एरिया की वैल्यू कितनी है भाई, एरिया है आपका 4 पाई r स्क्वायर, तो आप यहाँ पे एरिया रख दो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो 4 पाई से आप 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, और r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाई इक्वल टू क्या बच गया, केवल q, और अपॉन में ये बचा है क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, अब एक चीज और डिस्कस कर लेना हमें, जैसे गॉस लॉ अगर हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक इनक्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई इनक्लोज सरफेस है ही नहीं, तो हम फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है गॉसियन सरफेस का, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर गॉसियन सरफेस है क्या। गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी कहने या फिर एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो किसी चार्ज को इनक्लोज करता है। अगर मान लीजिए जैसे ये हमारा चार्ज है Q, और इससे r डिस्टेंस पे हमें एक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, टोटल फ्लक्स की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे हमें ये इनक्लोज सरफेस नहीं भी गिवन है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी इनक्लोज सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। वो हाइपोथेटिकल सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, वो किसी भी शेप का हो सकता है। उसको आप स्क्वायर शेप में ले लो, उसको आप सिलेंड्रिकल शेप में ले लो, उसको आप क्यूबिकल शेप में ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किससे, गॉस लॉ से, तो हम लोग क्या करेंगे, झट से जिस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके अराउंड एक स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल या क्यूबिकल, जैसा भी कन्वीनियंट हो वैसा एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, और फिर गॉस लॉ को अप्लाई करके हम वहां पे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आगे वाले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, वहां पे आप सीख जाएंगे कि कैसे हम हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर करते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बोर्ड पे लिखे हुए चीजों को ही केवल अगर एज अ नोट्स इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग न्यूमेरिकल्स का न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे। जब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग बोर्ड की तैयारी में अब लगना शुरू करने वाले हैं उनको टॉपिक वाइज इजी वे में फिजिक्स उनको भी समझ में आनी शुरू हो जाए। धन्यवाद।